हेलो दोस्तों, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के बारे में पढ़ा जो कि इंडिया लेवल पर इनिशिएटिव थे। तो आज हम पढ़ेंगे जी सिमिलर इनिशिएटिव्स एट वर्ल्ड लेवल। विश्व स्तर पर ऐसे और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। इन 1970s world leaders have launched a new intergovernmental scientific program। विश्व की सारी जो गवर्नमेंट है वो मिलकर, सारी तो नहीं, काफी ज्यादा, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम दैट एम्ड एट, उसका क्या लक्ष्य था, इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन people and their environment on scientific basis globally। इस कंसेप्ट को समझना। मैन एंड बायोस्फीयर में क्या है कि वो कहते हैं कि हमने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ पीपल की जरूरतों को भी ध्यान में रखना है। तो पीपल और जनता और एनवायरनमेंट का आपसी रिलेशनशिप इंप्रूव करना है ताकि जनता भी अपनी जरूरतें पूरी कर सके एनवायरनमेंट से और एनवायरनमेंट भी हमारा कंजर्व रहे। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो बायोस्फीयर रिजर्व हमने बनाए, क्या उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है? आपने बोलना नहीं, ह्यूमन वहां से अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। पढ़ेंगे हम। प्रोग्राम प्रोपोजल्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। रिसर्च पर भी फोकस करो और आम जनता की भी कैपेसिटी को बिल्ड करो। इट टारगेट्स इकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल and economic dimensions of biodiversity loss and reduction of this loss। वो कहते हैं कि देखो, हमने इकोलॉजी एंगल भी देखना है, सोशल भी देखना है और इकोनॉमिक भी देखना है। भी हाँ, भी इकोनॉमिक रूप से आप उसको यूज करो, पर उसके जो बेनिफिट है वो कैसे शेयर करने हैं और कितना आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एक्सप्लॉइट तो नहीं कहेंगे, यूज कहेंगे। For the implementation of their work, MAB मतलब Man and Biosphere has created World Network of Biosphere Reserve। तो उन्होंने क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व इज ए डेजिग्नेशन given to a large area by UNESCO that have representative natural and कल्चरल वैल्यू। ये लाइन याद कर लो, रट्टा लगा लो कि क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक डेजिग्नेशन है। कौन देता है? यूनेस्को। एरिया का इस्तेमाल होता है? नहीं, काफी लार्ज एरिया होता है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है कि उसमें क्या हो, नेचुरल एंड कल्चरल वैल्यू हो उसकी। ठीक, ये है डेफिनेशन बायोस्फीयर रिजर्व की। रट्टा लगा लेनी आपने, रट्टा नहीं, 2-3 बार तो पढ़ लो, पता होना चाहिए आपको। द एरिया कैन बी टेरेस्ट्रियल और कोस्टल, मरीन इकोसिस्टम और एक कॉम्बिनेशन ऑफ देम। धरती वाला एरिया हो सकता है, धरती के ऊपर, कोस्टल हो सकता है, समुद्र में हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। ऐसी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जिसमें ह्यूमन और नेचर इकट्ठे रहते हैं, कोएग्जिस्ट रहते हैं और सस्टेनेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक से दूसरे को अधिक नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, आगे। नीड्स ऑफ बोथ आर फुलफिल्ड विदाउट हार्मिंग ईच अदर। दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, एक दूसरे को हार्म भी नहीं होता। ठीक है जी। दीज रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव
respective country and recognized by UNESCO under its MAB program to promote sustainable development। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? यूनेस्को नहीं, जिस देश में ये साइट है उसको इस्टेब्लिश वही देश करता है। तो रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूनेस्को। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में। दिस डेवलपमेंट इज अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स। ठीक है जी, जहां पर हम रिसर्च वगैरह भी करते हैं और लोकल कम्युनिटी के भी अपना योगदान होता है। इन बीआरस देयर इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन बाय शेयरिंग नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, कोऑपरेशन इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है किस किस एरिया में? ये देखो, नॉलेज की शेयरिंग होती है, एक्सपीरियंस की शेयरिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। ठीक है जी। फॉर अचीविंग इट्स गोल बीआरस आर डिवाइडेड इनटू 3 इंटररिलेटेड जोन्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? इस पिक्चर को ध्यान से समझ लो। तो जो विचकार वाला एरिया है ना, सेंटर वाला, उसे कहते हैं कोर एरिया। ठीक है जी। जो उसके साथ वाला है जो डार्क ब्लू, उसे कहते हैं बफर जोन। और उसके आसपास वाला एरिया है ट्रांजिशन एरिया। ठीक है जी। अच्छा जी, देखो, कोर एरिया पेड़ पौधे। ठीक है जी। रिसर्च आप कर सकते हो। ये देखो, ये रिसर्च का साइन है। साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं, पर इस एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है जी, कोर एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, रिसर्च कर सकते हैं। जो बफर एरिया है, बफर जोन, ये वाला, इसमें ये देखो ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है जी, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, सॉरी, ये टूरिज्म था, टूरिज्म हो सकता है और ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकती है। तो ये चीजों में ये हो सकती है, पर इनको कंट्रोल किया जाता है। इतनी इंडिपेंडेंट रूप से नहीं होती भी चलो चलने दो, ऐसा नहीं। और जो ट्रांजिशन एरिया होता है, इसमें चीजें परमिटेड होती हैं, एजुकेशन भी है, ठीक, रिसर्च भी है, ह्यूमन सेटलमेंट भी है और आपका टूरिज्म भी है। पढ़ लेते हैं। द कोर जोन इज ए अनडिस्टर्ब्ड एरिया, इज एन अनडिस्टर्ब्ड एरिया। इस एरिया को हम डिस्टर्ब नहीं करते। दैट इज मिनिमल ह्यूमन एक्टिविटी शुड बी अलाउड इनसाइड इट। ह्यूमन की बहुत ही मिनिमल, ना के बराबर, जरूरत पड़े तो ही एक्टिविटी अलाउड होती है। क्या एम है? एम इज टू प्रोवाइड सुटेबल हैबिटेट। जो वहां के जीव जंतु हैं उनको सुटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करो, सो दैट सफिशिएंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर प्रीडेटर्स, शेर वगैरह, टाइगर, लायन वगैरह, कैन एग्जिस्ट एंड डेवलप। ठीक है जी। मैनेजमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज दैट डू नॉट अफेक्ट नेचुरल प्रोसेसेस एंड वाइल्ड लाइफ आर अलाउड। ठीक है, कुछ कुछ रिसर्च एक्टिविटी या कुछ और इस एरिया को मैनेज करने की एक्टिविटी वो अलाउड होती है। ओनली सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड मैनेजमेंट दैट डू नॉट अफेक्ट न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम इज अलाउड है देयर। ठीक है जी। आगे है जी बफर जोन, कोर जोन के साथ वाला एरिया बफर जोन। दिस एरिया सराउंड्स द कोर जोन। कोर जोन के इर्द गिर्द वाला एरिया बफर जोन। हियर एजुकेशनल एंड रिसर्च एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड। हाँ भी करो, एजुकेशन एंड रिसर्च। सम एक्टिविटीज एंड यूजेस आर अलाउड। These include tourism, recreation, grazing and fishing। ये कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। ठीक है जी। आगे है जी ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा हुआ?
ट्रांजिशन जोन। यूजुअली इट्स बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड, तो इसकी बाउंड्री आमतौर पर फिक्स नहीं होती। इट इज ए जोन ऑफ कॉपरेशन वेयर activities are managed and there is use of knowledge management and conservation methods for conserving the ecosystem। जनता जहां रहती है, लोकल पॉपुलेशन जहां रहती है, ठीक है जी। दिस जोन इंक्लूड एग्रीकल्चरल लैंड, लोकल पॉपुलेशन वहां एग्रीकल्चर कर सकती है। ह्यूमन सेटलमेंट होती है उनकी, अपने मैनेज फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे थोड़े जंगल जो जनता खुद मैनेज करती है। एंड एरिया फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक पर्पसेस, तो अपने आर्थिक रूप से उन्नति के लिए ऐसे एरिया निश्चित कर दिए जाते हैं लोकल पॉपुलेशन की बेनिफिट के लिए, ठीक है जी। आगे बात आती है जी डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो बायोस्फीयर रिजर्व से अलग कैसे है। Biosphere Reserve intends to widen the scope and strengthen existing protected areas। जो पहले से हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको और हेल्प देनी, उसका स्कोप वाइड करना और उनको और स्ट्रेंथन करना। The designation of existing protected areas such as national parks, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्स एक्सेट्रा आर नॉट चेंज्ड, तो उनकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी डेजिग्नेशन क्या चेंज होती है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की? नॉट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो सकते हैं पर उनका नाम वही रहता है, डेजिग्नेशन वही रहती है। दे कैन बिकम पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विदाउट चेंजिंग देयर लीगल स्टेटस, तो उनका लीगल स्टेटस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह ही रहता है, पर वो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स द एम्फेसिस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ओवरऑल लैंडस्केप एंड इट्स डाइवर्सिटी रादर देन सम पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जहां ओवरऑल फोकस होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पर्टिकुलर स्पीसीज हो गया, जहां पर हम पूरे एरिया का ओवरऑल फोकस करते हैं। बीआरस मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जनता की पार्टिसिपेशन है। स्पेशली कौन कौन से? लोकल पीपल। हमने कंजर्वेशन करनी है लोकल पीपल की शमूलियत से, उनकी पार्टिसिपेशन से। फोकस इज ऑन को एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं कि जनता को वहां से हटा दिया। को एग्जिस्टेंस, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज भी करना है वहां के मटेरियल का, प्रोडक्ट का, पर ऐसा करना है कि सस्टेनेबल हो, वहां के इकोसिस्टम को खराब ना कर दे, और कंजर्व भी करना है। रादर देन कंप्लीट आइसोलेशन एंड बैन ऑन यूज। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है क्या बायोस्फीयर रिजर्व में कंप्लीट बैन होता है? नहीं, आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। ट्रेनिंग इज आल्सो गिवन टू लोकल पीपल, लोकल पीपल को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे कैसे उन्होंने कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज करना है। देयर इज फोकस ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सो दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। बेहतर जानकारी के लिए, उस सिस्टम को समझने के लिए मॉनिटरिंग और रिसर्च पर फोकस किया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्रॉपर मैकेनिज्म तय किए जाते हैं फॉर देयर कंजर्वेशन वगैरह। ठीक, अकॉर्डिंगली ऐसे उनकी कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किए जाते हैं। ये बातें आपने पढ़ लेनी है। इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज बायोस्फीयर रिजर्व इज विद द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनको मैनेज कौन करता है, तो वो इंडिया में किसके ऊपर इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो रिस्पेक्टिव स्टेट या ड्यूटी गवर्नमेंट के ऊपर ही, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो बेसिकली वो गाइडलाइंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
although recognized internationally, चाहे वैश्विक रूप से इसको recognition मिलती है, we are remain under the sovereignty of the concerned country। ये important point है। चाहे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया कि ये वाला एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है, तो क्या ये यूनेस्को के अंडर चला गया? नहीं, ये उसी देश की सॉवरेनिटी के अंडर रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्वेश्चन आ जाता है। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूनेस्को इज वॉलंटरी इफ प्रॉपर मैकेनिज्म्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट मेड। अगर ढंग से उसकी डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम नहीं किया, तो यूनेस्को उसको मॉनिटर करता रहता है और क्या करेगा? द डेजिग्नेशन ऑफ पीआर कैन बी रिमूव्ड। तो जो उसको डेजिग्नेशन दी हुई है उससे उसको हटा लेगा। आप पूछोगे कि सर फिर क्या टेंशन है, हटा लिया तो हटा लिया। बेसिकली अगर जब आप किसी को कुछ डेजिग्नेट करते हो ना, तो फंड मिलते हैं। अगर इंटरनेशनल रूप से उसको डेजिग्नेशन मिली है, मान्यता मिली है, ये वाला दर्जा हासिल है, तो और प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए और फंड मिलेंगे। डीलिस्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल नेटवर्क इज डन एज एन एक्सेप्शन ऑन ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आफ्टर कंसल्टिंग द कंसर्न्ड गवर्नमेंट। तो उस देश की गवर्नमेंट से सलाह मशवरा कर ही ऐसे स्टेप लिए जाते हैं डीलिस्टिंग वाले। आगे हम पढ़ेंगे जी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायो जीव, इनकी डाइवर्सिटी है जहां पर, और बहुत अधिक डाइवर्सिटी है और इनको खतरा हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इकोलॉजिकली यूनिक रीजन्स। ठीक, इकोलॉजिकली यूनिक रीजन्स होते हैं, ठीक, दैट आर एक्सेप्शनली रिच इन स्पीसीज। वहां पर स्पीसीज बहुत अधिक पाई जाती है। एंड दीज स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर एंडेमिक टू द रीजन। तो जो जहां पर जीव जंतु फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं वो इसी एरिया में एंडेमिक है, मतलब कहीं और नहीं पाए जाते नेचुरल रूप से। एंड आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो वो उनका रहना, उनको खतरा है। क्यों? ड्यू टू रैपिड श्रिंकिंग ऑफ देयर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कम हो रहा है, तो इसलिए वहां पर खतरा है। तो इसको हम हॉटस्पॉट कह देते हैं, ताकि इसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स हो। देयर आर 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। ठीक, ऐसा कौन सा पैमाना है, क्राइटेरिया है, फॉर ए रीजन टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट। तो वो क्या क्राइटेरिया है? स्पीसीज एंडेमिज्म, मतलब द एरिया मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। ठीक, तो वस्कुलर प्लांट्स की कम से कम 1500 प्रजातियां वहां पाई जानी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0.5% ऑफ द बर्ड्स टोटल एज एंडेमिक। तो वो एंडेमिक भी हो, वहीं पाई जाती हो, कहीं और ना पाई जाती हो। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। तो उनको थ्रेट भी काफी हो। ठीक, देयर इज ए लॉस ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। ओरिजिनल हैबिटेट का 70% कम हो गया हो। इसको आपने बस एक बार पढ़ लेना है, मेन इस चीज को ध्यान में रखना है। 70% हो गया है, 0.5 है, जाए वो, इतना अधिक डाटा नहीं आप याद रख पाओगे। हाँ, ये वाली चीज याद रखनी है कि वो रीजन क्या है, इकोलॉजिकली यूनिक है। ठीक है जी, स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, स्पीसीज वहीं पाई जाती हैं, एंडेमिक है। ठीक है जी, और उनका इकोसिस्टम श्रिंक हो रहा है, जिसके कारण उनको जीवित रहने में कठिनाई हो रही है। ये है मेन बात। ठीक, इसको आपने पढ़ लेना। द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। तो हॉटस्पॉट में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कह देते हैं हॉटेस्ट। उसमें क्या है? देयर आर सम हॉटस्पॉट्स दैट आर मच रिचर देन अदर्स इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। वो क्या है? बहुत ज्यादा रिच है। किसमें? एंडेमिक स्पीसीज के नंबर में। ठीक है जी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जिनमें ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, हॉटस्पॉट में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट।
ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे हॉटस्पॉट्स क्या हैं, तो फिर पूछा जाएगा जहां पर लावा निकल रहा है, जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि हॉटस्पॉट का मतलब वहां पर गर्मी है। द 8 hottest hotspots are Madagascar, Philippines, Sundaland, Brazil's Atlantic forest, Caribbean, Indo-Burma, Western Ghat और श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया या कीनिया। इसको जहां आपने मैप से देख लेना है। देखिए सुंडालैंड ये वाला एरिया हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया वाला। इंडो बर्मा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और बर्मा वाला एरिया हो गया, ठीक है जी। और बाकी ये देखो जहां पर क्या हो कैरिबियन आइलैंड वाला ये हो गया, इसको आपने देख लेना है। श्रीलंका वेस्टर्न घाट वाला ये वाला एरिया हो गया, ठीक। इस 8 को आपने मैप में वो कर लेना है, देख लेना है कौन कहां कहां है, ठीक है जी। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक। देयर आर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने हैं? 4। एक है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला, एक है पूरे का पूरा हिमालयस, एक है इंडो बर्मा नॉर्थ ईस्ट और बर्मा वाला एरिया, और एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड अब आप कहोगे सुंडालैंड तो अब इंडोनेशिया मलेशिया में था, अब पर सुंडालैंड इंडिया का अंडमान का कुछ एरिया जहां पर कवर करता होगा, ठीक है। आगे है बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स। ये क्या है? ठंडे एरिया नहीं। दीज आर एरियाज दैट हैव रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम है, पर आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग ए हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। तो उनका हैबिटेट लॉस भी काफी तेज गति से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है कि चाहे उनकी लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कम जीव पाए जाते हैं, पर फिर भी क्या है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। Although a biodiversity hotspot has low biological diversity, still it is important for the from the point of view of conservation। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? देखो, because it may has population of species that are not found in other locations। तो ऐसी स्पीसीज हो सकता है वहां पाई जा रही है, चाहे उनकी संख्या कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, पर फिर भी कुछ ऐसी स्पीसीज हो सकती हैं जो कहीं और ना पाई जा रही हो, तो हमने तो उनको तो बचाना है या नहीं। Although a biodiversity hotspot is low in species richness, it can also be important to conserve as it may be the only location where a rare species is found। ठीक है ना, कुछ रेयर स्पीसीज है, हो सकता है वो यहीं पाई जाती हो, इसलिए हमने इस एरिया को कंजर्व करना होता है। Here the environment is extreme means having low और high temperature। environment क्या है? एक्सट्रीम होता है, टेम्परेचर जहां बहुत कम होता है या बहुत अधिक होता है, और प्रेशर बहुत कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, अनयूजुअल केमिकल कंपोजिशन हो सकती है। बेसिकली एनवायरनमेंट क्या है? एक्सट्रीम होता है। तो आपको पता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में खास तरह की कुछ जातियां ही, बायोडाइवर्सिटी ही, अपने जीव जंतु ही पाए जाते हैं। देयर आर फ्यू स्पीसीज दैट आर अडेप्टेड टू दीज पर्टिकुलर कंडीशंस। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अडेप्ट होने वाली कुछ ही प्रजातियां होती हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीसीज बिकम इम्पोर्टेंट। इनको कंजर्वेशन करना, इनका कंजर्व करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। दे रिप्रेजेंट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग एनवायरमेंट्स। तो एक हिसाब से ये बड़े अपने आप में यूनिक और इंटरेस्टिंग होते हैं एनवायरमेंट, तो हमने इनको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। आगे है जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दीज साइट्स हैव आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू and are listed on the UNESCO World Heritage List. It provides for an international framework for cooperation to protect and preserve these designated sites। तो जो हमारी कुछ साइट्स होती हैं उसको हम, जो हमारी धरोहर हैं, चाहे वो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम है, या कुछ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ कोई और जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है
तो हमको लगे कि हाँ भी इसकी वैल्यू है, इसको प्रिजर्व करना है, तो यूनेस्को उसकी अहमियत को देखते हुए उसको अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लेता है। ठीक, तो फिर द कन्वेंशन सेट्स आउट ड्यूटीज फॉर द कंट्रीज फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल साइट्स। तो इसमें प्रॉपर पैरामीटर दिए हुए हैं कि अलग अलग देशों ने कैसे ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको प्रिजर्व करना है। द यूनेस्को मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर वेरियस एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को लिस्ट कौन मेंटेन करता है? यूनेस्को। एक शब्द ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो कौन से देश? डेवलपिंग देश, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद इतना नहीं है पैसा, इसलिए यूनेस्को इनको क्या देता है? फंड देता है, ताकि आप ऐसी साइट्स को प्रिजर्व करो और अगर उनमें कुछ उनकी हालत खराब हो रही है तो उनको रिस्टोर करो। प्रिजर्व एंड रिस्टोर। It also maintains a list of World Heritage Sites that are facing threats। तो जिनको खतरे हैं उसकी भी लिस्ट ये मेंटेन करता है। Due to pollution and other natural hazards। तो कारण क्या हो सकते हैं? पोल्यूशन हो सकता है या कोई और कुदरती आपदा हो सकती है। ठीक है ना? तो ये भी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं ये। These sites may be placed for restoration। तो इनकी हालत को समझते हुए इनको रिस्टोरेशन के लिए भी इसके लिए एफर्ट किए जा सकते हैं। द डेजिग्नेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आल्सो प्रमोट्स टूरिज्म। जिस साइट को हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कह दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो इसलिए वहां पर टूरिस्ट भी और आएंगे। दस अर्निंग इनकम दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ दिस साइट्स। तो इससे क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है जी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है जी। शुक्रिया, नमस्कार।